college teens, welcome and welcome back to my channel इग्नू पाठशाला। I hope आप सब अच्छे होंगे and I'm back with another subject code BPSC 102 after a huge demand। जो मेरी BPSC 101 की प्लेलिस्ट है उसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड नाउ हम मूव ऑन कर रहे हैं टुवर्ड्स BPSC 102 एंड मैं दिसंबर के एग्जाम से पहले पहले कंप्लीट करा दूंगी पूरी सीरीज। एंड आई विश कि आप इसको भी ऐसा ही प्यार दें जैसे आपने मेरी प्रीवियस सीरीज को दिया है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डीले। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैसे जो हमारा भारत का संविधान है वो इवॉल्व हुआ है। जो इंडियन का एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया था कि हमारे भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए प्रॉपर, जिसपे हमारी जो कंट्री है वो गवर्न करे। ऐसा नहीं है वो तुरंत इमर्ज हो गया, ठीक है। बहुत टाइम पहले से ही बात चली आ रही थी कि हमारे भारत के लिए एक प्रॉपर कानून होना चाहिए जहां पर ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस ना हो। ओके, जितने भी मेजर फ्रीडम फाइटर्स थे, चाहे वो कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी उसके मेंबर्स हों, चाहे वो उससे बाहर जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो लोग हों, मेजर लीडर्स हो, सबके माइंड में था कि हमारे भारत के लिए भारत का एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी एक लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस रहा है, लॉन्ग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रहा है। मेन पॉइंट हमें क्या याद रखने हैं कि जब पावर ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स ब्रिटेन से रूल करने आई थी इंडिया, जब वो वापस गई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की, अगर आप लोगों ने मिडिएवल इंडिया पढ़ा हो अच्छे से तो आपको पता भी होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे लूट मार करी बहुत ज्यादा इंडिया से। एंड जब वहां ब्रिटेन में जो अदर कंपनियां थी, अदर ट्रेडिंग कंपनियां थी, उन्होंने जवाब मांगा कि आप इतना ज्यादा रेवेन्यू क्यों नहीं जनरेट कर पा रहे इंडिया से, वो पैसा कहाँ जा रहा है, तो वो पैसा करप्शन में जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी जवाब नहीं दे पाई। तो जब ब्रिटिश क्राउन ने देखा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपना फायदा करने में लगी हुई है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ट्रेडिंग हक दिया था ब्रिटिश क्राउन ने कि आप जाओ, आप पे इंडिया का हक है और कोई ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में नहीं आएगी, आप ही सिर्फ ट्रेड करोगे, रेवेन्यू जनरेट करके हमें दोगे। तो जब ब्रिटिश क्राउन ने देखा कि वो फेल कर रहा है, तब ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से हटा दिया एंड ब्रिटिश क्राउन यहाँ पे डायरेक्टली रूल करने लगा अब इंडिया के ऊपर, ठीक है। अब 1858 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने काफी सारे एक्ट्स भी इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किए, जिसके बारे में हम लेटर ऑन देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट है जो हमारी बुक के अंदर बताए गए हैं। चाहे उन्होंने कितने भी एक्ट लाए, बट उनका जो प्राइमरी मोटिव था वो सिर्फ था अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यानी अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करना, अपने देश का भला करना, ठीक है, और यहाँ से वेल्थ को ड्रेन करना। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एक्ट्स। तो पहला एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जहां पर जब यहाँ पे इंडिया के अंदर काफी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ चुकी थी, लोग जो है धरना दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी तो चली गई, एज वेल एज हमें ब्रिटिश क्राउन भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी इंडिया की नहीं सोच रहा है। कोई भी इंडिया की पुअर जो गरीबी बढ़ती जा रही है, जो इकोनॉमी इतनी ज्यादा डाउन जा रही है, लोगों का यू नो मेंटली फिजिकली लोग इतने ज्यादा वीक होते जा रहे हैं कि उस टाइम पे ना मेडिकल हेल्थ इतनी ज्यादा मिलती थी लोगों को, एज वेल जो सोशल कंडीशंस थी वो भी ज्यादा बहुत ज्यादा खराब थी, महंगाई पीक लेवल पे थी। इस वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और लोग चाहते थे बस कैसे भी करके जो ब्रिटिशर का राज है, जो अंग्रेजों का राज है, वो हमसे हमारे देश से चला जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर हम देखते हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस भेज दिया गया और अब डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन हम पे रूल कर रहा था इंडिया के ऊपर। नेक्स्ट हम देखेंगे एक फीचर इंट्रोड्यूस किया गया कि अब इंडिया को गवर्न करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करके एक मेंबर को, एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया गया कि अब ये इंडिया को गवर्न करेगा, सेंट्रल अथॉरिटी अब इन्हीं के हाथ में जो भी पावर है। और वायसराय बना दिए गए, वायसराय बना दिए गए। जैसे भी प्रेजेंट टाइम पे आप देखोगे उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ है ना, तो इस टाइप से ही योगी आदित्यनाथ को आप वायसराय कंसिडर कर सकते हो। तो ऐसी जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल था, उन्होंने अपने एरिया में, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया, मद्रास मद्रास हो गया, मद्रास वाला रीजन हो गया, जहां जहां पे भी ब्रिटिशर्स का रूल था उन्होंने वायसराय जो है अपॉइंट कर दिए। और वायसराय के ऊपर कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। गॉट इट। नेक्स्ट, अब बचे प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट में ज्यादातर राजा महाराजाओं का ही रूल था, वो उन्हीं के कंट्रोल में थे, ठीक है। बट कुछ प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जहां पर राजा महाराजा तो है, बट राजा महाराजा क्या कर रहे हैं, एक तरीके से टैक्स पे कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को, ठीक है, जिससे उनकी अथॉरिटी बनी रहे अपने एरिया के अंदर।
नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट लाने की कोशिश की गई, एज वेल एज सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम, जिसको हम सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम से भी जानते हैं। अब इस एक्ट का फेलियर ये रहा कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने प्ले करनी चाहिए पॉलिटिक्स डिवाइड एंड रूल की, जो वो लेटर ऑन सक्सेसफुल भी रहे प्ले करने में बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। तो इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम जितने भी मेजोरिटी एरियाज थे, वहां पे इन्होंने बोला कि भाई अब जो जो एरिया मुस्लिम मेजोरिटी के हैं, मुस्लिम्स को अपनी तरफ करने के लिए, बेसिकली इनका जो मेन मोटिव था वो यही था कि मुस्लिम्स को अगर हमें अपनी तरफ करना है तो हमें उन्हें रिप्रेजेंटेशन देना होगा, और उनके दिमाग में भरना होगा कि कहीं ना कहीं हिंदू जो है आपको ओवरशैडो करना चाह रहे हैं, एंड आप लोगों की जो डिमांड्स है उनको सुनना नहीं चाह रहे। ये उनका मेन मोटिव था, जिसको सक्सेसफुल भी रहे करने में। लेटर ऑन जो पाकिस्तान बना वो इसी चीज की देन है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स को सक्सेसफुली खेल गए। सो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की बात की गई कि हम जो है, जो एरियाज हैं, जितने भी ब्रिटिश के कंट्रोल में एरियाज हैं, वहां पर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंडियंस को क्या देंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे कि आप लोग भी। पहले क्या होता था, सब चीज को कौन कंट्रोल करता था, जितनी भी हाई पोस्ट होती थी उनके ऊपर कौन होता था, ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स होते थे। यहाँ पे बोला गया कि अब हम कुछ परसेंटेज इंडियंस को भी देंगे कि वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर आ सके। जैसे हमने आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, ठीक है, तो सिविल सर्विसेज के अंदर जाते हैं। सिविल सर्विसेज के अंदर अभी हमने देखा कि इंडियंस को पोस्ट दी जाने लगी, ठीक है। इस चीज की जो है बात रखी गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट, बट इट वाज अ कंप्लीट फेलियर। ये फेलियर रहा बिकॉज जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी ये एक्सेप्ट नहीं की गई थी। नेक्स्ट एक्ट आता है फिर वो, अब हम देखेंगे सीरीज ऑफ एक्ट। जैसे कोई भी बात नहीं मानते थे ना, तो वो एक नया एक्ट ले आते थे, उसमें कुछ और एलिमेंट जोड़ के, क्या पता इस बार इस चीज को मान ले। तो ऐसे ही एक एक्ट लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब 1919 से आपको ये भी याद रखना है कि रॉलेट एक्ट हुआ था इसी टाइम पे। अब आप मुझे बताओ कि रॉलेट एक्ट क्या है। Next, gave some authority to provincial government, divide subject into transfer and reserve categories. इसको हम सिंपल सी भाषा में समझेंगे कि जब 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो इसके अंदर पहली बात तो ये थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, जो मद्रास प्रोविंस बटा हुआ है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, जो एरियाज है जहां पर किसका रूल है, ब्रिटिशर्स का रूल है, ब्रिटेन का रूल है, ब्रिटिश क्राउन का रूल है। तो इन एरिया में हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटअप करेंगे, क्योंकि काफी सारे एरियाज हो गए थे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इन एरियाज के अंदर हम एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटअप करेंगे, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आप स्टेट गवर्नमेंट से कनेक्ट कर सकते हो प्रेजेंट टाइम की। जैसे उत्तर प्रदेश है, लखनऊ कह रही हूँ, सॉरी, मध्य प्रदेश है, एमपी है, बिहार है, ये सब क्या है, स्टेट है। इन स्टेट में क्या होती है, सीएम होते हैं। तो ऐसे ही इन प्रोविंस के अंदर क्या होते हैं, हमारे वायसराय होते हैं। ओके, अब उस टाइम पे जो पूरा देश है वो स्टेट और प्रोविंसेस में बटा हुआ था, ठीक है, स्टेट और प्रोविंस में। स्टेट हम किनको नाम दे रहे हैं, जहां पे राजा महाराजा का रूल है, कि अपनी बुक के साइड में आप लिख सकते हो, जहां पे राजा का रूल है। प्रोविंस हम उनको कह रहे हैं जहां पे वाइसराय हैं। अगर करंट टाइम पे हम देखिए तो जैसे हमारे सीएम होते हैं ना, तो ऐसे उस टाइम पे वाइसराय होते थे, उनके पास पावर होती थी, वाइसराय है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने बात की कि भाई हम ये चीजें लाना चाहते हैं कि यहाँ पे हम पावर का बंटवारा भी करेंगे, जिससे जो है किसी एक पर्सन के हाथ में पावर ना आए, स्टेट और प्रोविंस में पावर जो है बटी रहे। और दूसरा, यहाँ पे ये बात भी की गई कि किन किन सब्जेक्ट पे कौन कानून बना सकता है, कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट होंगे जहां पे प्रोविंस वायसराय कानून बना सकता है, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट होंगे जहां पे स्टेट राजा, जो किंग्स हैं, ठीक है, उनकी भी बात सुनी जाएगी, एज वेल एज जो हमारे स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर से हमने कंपैरिजन किया था ना, अभी ऊपर मैंने बताया था आपको, एक सेकेंड, हाँ यहीं पे, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होंगे, जैसे अभी करंट टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो होंगे। तो जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो कानून बना सकते हैं। तो इस टाइप से प्रॉपर डिवीजन की बात की, जैसे भी हम आज के टाइम पे भी देखते हैं कि सेंटर के अंदर कुछ एरियाज आते हैं जहां पे सेंटर कानून बना सकता है, स्टेट के अंदर कुछ एरिया आते हैं जहां पे हमारी जो स्टेट है वो कानून बना सकती है। तो इस टाइप से उस टाइम पे भी प्रावधान रखा गया, एक तरीके से प्रपोजल रखा गया। फिर इस एक्ट में भी कुछ कमियां निकाल दी गई और इसको भी नहीं माना गया, तो एक और एक्ट को ले आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। ये काफी मेन एक्ट है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए भी, और इग्नू वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक्ट पूछा जाता है, क्योंकि सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया,
और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है, क्योंकि इसी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव किया गया। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन फीचर्स है ना, वो इसी एक्ट के अंदर आते हैं। यहाँ पे ब्रिटेन ने बात की कि हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे, ठीक है, यानी कि जो प्रोविंस लेवल पे मद्रास प्रोविंस, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये जो सारे जो हमारे एरियाज हैं जहाँ पे ब्रिटिश क्राउन रूल कर रहा है, इन एरियाज पे हम क्या देंगे, इनको ज्यादा पावर देंगे, जिससे ये लोकल लेवल पे, लोअर लेवल पे जो है डेवलपमेंट कर सके, सुधार ला सके और इंडिया के लिए काम कर सके। ये सब मतलब मुखौटा, ये सब प्रॉपर वो दिखा रहे थे। फर्स्ट सेकंड इज कि अब ये एक्ट के तहत जो है फेडरल लिस्ट बनेगी, प्रोविंशियल लिस्ट बनेगी और कॉन्करेंट लिस्ट बनेगी। फेडरल लिस्ट वो होगी जहां पर जो हमारे सेंटर है, यानी जो प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर तो आज के टाइम है ना, उस टाइम पे तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था। सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, वो कानून बना पाएगा, ठीक है, अपनी पूरी जो उनकी असेंबली होती थी उनके साथ, जो लोग होते थे मिलके उनके साथ। नेक्स्ट प्रोविंशियल लेवल पे जो वाइस राय है, ठीक है, जैसे कैबिनेट होती है ना प्राइम मिनिस्टर की, ऐसे उस टाइम पे भी लोग होते थे, ऐसा नहीं है खाली सेक्रेटरी के हाथ में सब कुछ होता था। जो वाइसराय और वाइसराय के साथ जो मेंबर्स हैं वो कानून बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में हम देखेंगे जहां पर सेक्रेटरी और वाइसराय दोनों सलाह मशवरा करके जो है लॉ बना सकते हैं और काम कर सकते हैं। नेक्स्ट एक फेडरल कोर्ट होगा, ठीक है, जो अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है फेडरल सेंटर और स्टेट के बीच में, तो उसको रिजोल्व कराएगा फेडरल कोर्ट, ठीक है। फेडरेशन और प्रोविंस के बीच में कोई भी, अगर आज के टाइम में हम बोले तो सेंटर और स्टेट, अगर उस टाइम पे हम बोले तो जो सेंटर है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, एज जो प्रोविंस है वायसराय वाला रीजन, इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको फेडरल कोर्ट क्या करेगा, रिजोल्व करेगा। नेक्स्ट स्पेशल पावर ऑफ गवर्नर। अब जैसे आज के टाइम पे एक स्टेट में सीएम चीफ मिनिस्टर होते हैं और उसके साथ एक गवर्नर गवर्नर भी होता है, तो उस टाइम पे भी वायसराय और गवर्नर्स हुआ करते थे। ओके, प्रपोज फेडरेशन, दैट प्रपोज अ फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट। अब इस एक्ट ने ये भी बोला कि हम यहाँ पर क्या क्या नाम है, द फेडरेशन कुड नॉट एक्चुअली बी स्टैब्लिश्ड बिकॉज द रिक्वायर्ड कंसेंट ऑफ द प्रिंसेस वाज नॉट ऑब्टेन्ड। अब इन्होंने ये बोला कि हम उन एरियाज को अलग करेंगे जहां पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल है और जहां पर प्रिंसली स्टेट का कंट्रोल है, ठीक है। और इन्होंने ये बोला कि इंडिया जो है दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस, ठीक है, बीआईपी से जिसको हम डोनेट कर सकते हैं। सेकंड इज पीएस, प्रिंसली स्टेट। तो ये जितने भी रूल्स, ये जो इन्होंने प्रपोज किया ना कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी, 3 लिस्ट होगी, तो वो दोनों के लिए है, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस के लिए भी और प्रिंसली स्टेट्स के लिए भी। अब प्रिंसली स्टेट्स ने इन रूल को फॉलो करने से मना कर दिया, ठीक है, कि हम ये जो फेडरल लिस्ट है, प्रोविंशियल लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, इन सब चीजों को नहीं मानते। हम तो नहीं तुम्हारे साथ जो है रूल जब लॉ मेकिंग की बात आएगी, कानून बनाने की बात आएगी, तो हम तुम्हारे साथ कॉपरेट नहीं करेंगे अपने एरिया में। तो जितने भी राजा महाराजा होते हैं उन्होंने मना कर दिया, तो एक तरीके से ये एक्ट भी एक तरीके से फेलियर निकला। नेक्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शंस की उन्होंने बात की कि इलेक्शंस कराए जाएंगे जहां पर जो इंडियन पार्टीज हैं या जो इंडियन पीपल हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। और जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन कराए भी गए तो कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुई और 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस गवर्नमेंट की जीत हुई। नेक्स्ट हम देखेंगे नेहरू रिपोर्ट 1928, फर्स्ट इनिशिएटिव टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1928 में नेहरू जी ने रिपोर्ट रखी और ये पहला मेजर अटेम्प्ट था जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की बात रखी गई। तो बैकग्राउंड क्या है इसका, द ड्राफ्टिंग कमिटी वाज क्रिएटेड फॉलोइंग ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ठीक है, सभी पार्टीज की कॉन्फ्रेंस हो जहां पे सभी लोग आए, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो लोग बिलोंग करते हैं वो आए, नहीं, ड्राफ्टिंग कमिटी के अंदर हम ये देखेंगे कि अलग अलग रीजन से मेंबर्स थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से भी लोग थे, स्वराज पार्टी से भी थे और मुस्लिम लीग से भी लोग थे। ये हम बात कर रहे हैं आजादी से पहले की, जब पाकिस्तान इंडिया का पार्ट है, ठीक है, उसी टाइम से बात चलने लगी थी कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है अपने देश के लिए जिससे पे हमारा देश गवर्न करेगा। तो इंडियन नेशनल जितनी भी मेजर पार्टी थी, तीनों, इन तीनों पार्टी के मेंबर्स जो है आए। मोतीलाल नेहरू जी जो थे वो चेयरमैन थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी के, और मेजर रिकमेंडेशन उन्होंने क्या दी, पहला कि हमारे देश के लिए यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होना चाहिए, यानी कि 18+ जो लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए जो जवाबदेह हो लोगों को जो भी वो काम कर रही है उसके लिए जवाबदेह हो, यानी ऐसा करप्शन वगैरह अगर होता है या कोई भी पॉलिसी ला रही है, कोई भी लॉ ला रही है, तो उसके लिए जवाबदेह हो कि ये लॉ क्यों लाया गया है, ये पॉलिसी, ये स्कीम क्यों लाई गई है।
नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंशियल सब्जेक्ट, यानी सेंटर किन किन चीजों पे काम करेगा, किन किन चीजों पे कानून बना सकता है, उसकी एक लिस्ट हो प्रॉपर। प्रोविंस जो है उनकी एक अलग लिस्ट हो कि वो किन किन चीजों पे काम करेंगे या लॉ बना सकते हैं। नेक्स्ट, हमें फंडामेंटल राइट्स को रखना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिनको प्रोटेक्ट करेगी हमारी स्टेट। नेक्स्ट, वोटिंग राइट्स होनी चाहिए मैन और वुमेन दोनों के लिए। नेक्स्ट, इट सपोर्टेड डोमिनियन स्टेटस रेदर देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इस टाइम पे जो है, क्योंकि पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जगह कि भाई इंडिया को, इंडिया के लोगों को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, कि ज्यादा पावर जो है इंडियंस के हाथ में होगी, इस चीज को वो सपोर्ट कर रहे थे। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। तो हम ये देखते हैं कि जो डिमांड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती गई, जैसे जैसे हमने ये देखा कि जो ब्रिटिश क्राउन है वो बिल्कुल भी हमारी किसी भी बात पे एग्री करने के लिए रेडी नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे, आता है क्रिप्स मिशन 1942। 1942 में क्रिप्स को जो है ब्रिटिश क्राउन भेजता है इंडिया, जिनका फुल नेम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इंडिया में आए और इस यही टाइम पीरियड था जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। मेन प्रपोजल क्या दिए इन्होंने, इन्होंने बोला कि इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस हम दे देंगे जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होगा। ओके, नेक्स्ट बात इन्होंने बोली कि ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस एंड इंडियन स्टेट वुड फॉर्म एन इंडियन यूनियन, यानी कि इंडियन यूनियन कहलाएगा जब जितने भी एरिया कंट्रोल में है ब्रिटिशर्स के, वो एज वेल एज जो इंडियन स्टेट है जहाँ पे राजा महाराजा का रूल है, इन दोनों को मिलाकर एक इंडियन यूनियन कहलाएगा। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हम गठन करेंगे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगी, फ्रेम करेगी, जिसके बेसिस पे इंडिया को गवर्न किया जाएगा। अब जो प्रोविंसेस थी और जो इंडियन स्टेट थी, प्रोविंसेस के जो लोग थे और जो इंडियन स्टेट थी, उन्होंने मना कर दिया, ठीक है, कि हम इस क्रिप्स मिशन से सहमत नहीं है। नेक्स्ट उन्होंने सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट की भी बात की कि भाई जो जो मुस्लिम्स है ना, मुस्लिम्स को अलग ही अधिकार मिलेंगे। किस चीज को लेके, वोटिंग को लेके, रिजर्वेशन को, रिजर्वेशन की बात कर दी, जैसे भी SC ST को रिजर्वेशन मिलता है उनकी बैकग्राउंड पे, कि भाई वो पुअर क्लास से आते हैं या फिर उनका इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया, स्टार्ट एंशियंट टाइम से ही उनको अनटचेबल कहा जाता था, आउटकास्ट रखा गया है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, इसलिए उनको रिजर्वेशन मिलता है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को। बट उस टाइम पे रिजर्वेशन की डिमांड की गई ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन को मना कर दिया गया, ठीक है, तो इसलिए भी वो फेल हो गया। तो पहला कि कांग्रेस ने इस प्रोपोजल को एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे, रिजर्वेशन की बात कर रहे थे। मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली ये देखा कि हमें जो है अब एक सेपरेट पाकिस्तान चाहिए, एज वेल एज हमारी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए, हमें जो ये इंडियंस हैं इनके साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं रखना है। सो ये टाइम आ गया था जब जो मोहम्मद जिन्ना थे, जो जिन्ना थे वो कहीं ना कहीं सेपरेट पाकिस्तान का ख्वाब जो है वो देख चुके थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, जहां पर मेंबर्स कौन कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर, इन 3 मेंबर्स को भेजा गया इंडिया। इन्होंने मेन रिकमेंडेशन रखी। अब हम ये देखते आ रहे हैं कि जितने भी एक्ट्स और प्लान्स ला रही थी ब्रिटिश क्राउन, वो सब एक फेलियर बनते जा रहे थे, क्योंकि कभी कांग्रेस नहीं मान रही थी, कभी जो मुस्लिम लीग है वो नहीं मान रही थी, एंड एक कंप्लीट फेलियर हम देखते आ रहे हैं। और कैसे कैसे हम देखेंगे कि इनका सफाया ही हो गया ब्रिटिश क्राउन का। मेन रिकमेंडेशन क्या थी, फर्स्ट यूनियन ऑफ इंडिया, जो मैंने पहली बात बताई कि ब्रिटिश इंडिया और जो इंडियन स्टेट है उनको मिलाकर यूनियन ऑफ इंडिया कहलाएगा। नेक्स्ट, लिमिटेड यूनियन सब्जेक्ट्स, एक सेकेंड चार्जिंग, जो यूनियन है यानी कि ब्रिटिश इंडिया और जो राजा महाराजा हैं, ये दोनों मिलके फॉरेन अफेयर्स, कि हमें और देशों से कैसे अपने रिलेशन रखने हैं, डिफेंस, कम्युनिकेशन, इन 3 एरिया पे क्या करेंगे, कॉपरेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रेसिड्यूरी पावर, यानी रिमेनिंग पावर रहेगी प्रोविंस के हाथ में और स्टेट्स के हाथ में, ओके। फोर्थ, यूनियन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव हो गई, यानी यहाँ पे अब हम रिप्रेजेंटेशन की भी बात कर रहे हैं कि अलग अलग एरिया से जो है लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, ठीक है, इन असेंबली। जैसे हम आज के टाइम पे देखते हैं ना, पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा है,
स्टेट लेवल पे विधानसभा है। तो इस टाइप से प्रॉपर लेजिस्लेचर होगी जहां पे अलग अलग रीजन से लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा उस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। इस चीज की बात रखी गई। नेक्स्ट प्रोविंशियल ग्रुप की बात रखी गई। प्रोविंसेस कुड फॉर्म ग्रुप्स विद देयर ओन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, कि प्रोविंशियल लेवल पे उनकी ऑन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर हो सकती है, जैसे आज के टाइम पे होती भी है विधानसभा, विधान परिषद, ये सब चीज। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगी, मतलब वहां पे कॉमन जनता का कोई भी रोल नहीं होगा। प्रोविंशियल लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली सिलेक्ट की जाएंगी, स्टेट लेवल पे संभालने के लिए, लोअर लेवल पे संभालने के लिए, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही गुटों के मेंबर जो है इसमें इलेक्टेड होंगे। ठीक है, दोनों जगह से मेंबर्स को लिया जाएगा, लीडर्स को लिया जाएगा। मुस्लिम लीग अल्टीमेटली बॉयकॉट द फर्स्ट मीटिंग, तो पहली मीटिंग को मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया। और पहली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946। ये सब देख लो, आजादी की पहले की बात चल रही है, जिस टाइम पे जो अंग्रेजी गवर्नमेंट, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है, प्रस्ताव पे प्रस्ताव ला रही है हमारे लिए कि आप ये अपना लो, ये अपना लो, जिससे हम कहीं ना कहीं उनके हाथों में रह पाए। बट धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात होने लगी, पूर्ण स्वराज की बात होने लगी, तो जो ब्रिटेन का सपना था इंडिया पे अपने दबाव बनाए रखने का, वो कहीं ना कहीं टूट गया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, यानी कि लोगों का उसमें कोई रोल नहीं था, इसीलिए इसकी कुछ लिमिटेशंस है। पहली ये है कि भाई डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, मतलब डायरेक्टली लोगों का उसके अंदर कोई रोल नहीं था। बड़े बड़े लोगों ने, जितने भी बड़े लीडर्स थे मूवमेंट के, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अपने आप ही सलाह मशवरा करके बैठ के कि हाँ भाई किन किन लोगों को उसके अंदर होना चाहिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना दी देश के हित में। इलेक्शन भी जो है रिस्ट्रिक्टेड थे, बड़े बड़े लोगों ने ही वोट डाला। अब सिस्टम जो है पूरा, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोग थे, आप उठा के देखोगे तो जितने भी लोग थे ज्यादातर एजुकेटेड लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, एज वेल जिनके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी था। क्योंकि एक बार मेरे से 12th में क्वेश्चन पूछा गया था असेंबली में, जब कॉन्स्टिट्यूशन पे क्विज हुआ, तो हमें पूछा गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कितने पैसे लिए हमारा संविधान बनाने के लिए। तो सब बच्चे जो है वहां पे ना, माइंड में ये रह गया उनके कि भाई कितने पैसे लेंगे, कितने, कोई बोला 2 करोड़, कोई बोला 10 लाख, तो मैंने बोला जीरो। ठीक है, मैंने बोला जीरो, कौन, क्योंकि हमने कहीं पढ़ा ही नहीं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने पैसे लिए थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पैसे लेती कहाँ से, उस टाइम पे इकोनॉमी इतनी डाउन थी। तो मैंने जीरो बोला और मैं वो विन कर गई। ठीक है, मैं वो प्राइज विन कर गई। मतलब प्राइज वाइज क्या था, वो छोटा सा मतलब पेन था, पेन में विन कर गई। बट मुझे ये था कि मेरा तुक्का जो है सही लग गया। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कोई पैसे वगैरह लिए नहीं थे, तो इससे ये पता चलता है कि वहां पर ज्यादातर एजुकेटेड लोग थे, जिनके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी था, वो लोग थे। क्योंकि ऐसे ही अपना टाइम कोई वेस्ट करेगा नहीं, वो सिर्फ देश के हित के लिए काम कर रहे थे। इसलिए क्रिटिक्स ने आर्ग्यू भी किया है कि जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो एक इलाइट बॉडी थी, बट हम ये कह सकते हैं वो सोशली और आइडियोलॉजिकली डाइवर्स थी। हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एज अम्ब्रेला भी देखते हैं विद डिफरेंट कलर्स, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कांग्रेस मेंबर भी थे, नॉन कांग्रेस मेंबर्स भी थे, मुस्लिम, सिख, हिंदू, अदर कम्युनिटी, प्रिंसली स्टेट से भी रिप्रेजेंटेटिव थे, राजा महाराजाओं के भी रिप्रेजेंटेटिव थे उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट हमें आइडियोलॉजी, उनके व्यू पॉइंट्स देखने के लिए मिलते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज कौन कौन सी थी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का रोल क्या था। तो फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 में, जहां पर टेम्पररी चेयरमैन बने सचिंद्रनाथ सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने परमानेंट चेयरमैन 11 दिसंबर 1946 को। अब जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया 13 दिसंबर 1946 में। अब ड्राफ्टिंग कमिटी जो है सेटअप की गई 29 अगस्त 1947 में। अब ड्राफ्टिंग कमिटी सेटअप की गई कि भाई पहले हम, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिख देंगे, नहीं, पहले हम एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। जैसे मेल में हम करते हैं ना कि क्या क्या मेल करना है, पहले एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं फिर उसको सेंड करते हैं, तो ऐसे ही पहले एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेन मेन एलिमेंट क्या होंगे। उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी एन राव ने प्रिपेयर किया सबसे पहले इनिशियल ड्राफ्ट, एंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फरवरी 1948 में पब्लिश किया गया। उसके बाद काफी ज्यादा बैठक हुई, उस पर चर्चा हुई कि क्या चीजें में रखनी है, क्या चीज हटानी है, क्या हमारे इंडिया के लिए अच्छी नहीं है। डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से चीजों को अडॉप्ट किया गया, और दो इंपॉर्टेंट डेट फिर कंक्लूड की गई कि 26 नवंबर 1949, जिस टाइम पे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया कि हाँ भाई ये अब हमारा फाइनल फ्रेमवर्क है जिसके बेसिस पे हमारी इंडिया गवर्न होगा। 26 जनवरी से लागू हो गया 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप मुझे बताओगे 15 अगस्त
वो क्या मनाया जाता है, और इतना टाइम क्यों लग गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में लाने में, कि 26 नवंबर 1949 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था, तो वो क्यों 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ये इसकी जो पीछे की हिडन स्टोरी है वो हर एक एस्पिरेंट बोल रही हूँ मैं, सॉरी, हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए, एंड आप मुझे बताओगे कि क्या स्टोरी है बैक। अब फीचर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, पहला, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हाथों से लिखा गया है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री सिस्टम है यहाँ पे। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हमारे इंडिया में दो हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब जो बच्चा अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये वाला पोर्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से ली, ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने लिए इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इमरजेंसी प्रोविजन हमने लिए वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। कॉम्बिनेशन ऑफ राइट, कि हमारे संविधान में कुछ राइट ऐसे हैं जो जस्टिसेबल राइट है, नहीं फंडामेंटल राइट्स। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, या अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ होती है, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, जस्टिसेबल इन नेचर है। नॉन जस्टिसेबल ऐसे राइट है जिनको चाहे हम माने या ना माने, हमारे पे कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, बट फिर भी डीपीएसपी के अंदर भी कुछ ऐसे राइट्स हैं, कुछ ऐसे राइट्स हैं जिनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, कुछ हैं बट। नेक्स्ट, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, यानी कि वोटिंग सिस्टम क्या होगा, 18+, हर मेल और फीमेल क्या है वोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट, मैं पहले ही बता चुकी सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, मैं दोबारा बता देती हूँ। तो जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे 1909 में, तो मॉर्ले मिंटो ने ये बात रखी जिससे इंडिया को डिवाइड किया जा सके कॉम्युनल बेसिस पे, कम्युनिटी बेसिस पे। उन्होंने बात रखी कि भाई हम मुस्लिम्स के लिए अलग सीट्स रखेंगे, यूरोपियंस के लिए अलग, सिख्स के लिए अलग, इंडो क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए अलग। तो इस करके बहुत ज्यादा विवाद पैदा हो गया कि अगर ऐसे हम अलग अलग कम्युनिटीज को रिजर्वेशन देने लगेंगे तो भारत में तो बहुत सारी डाइवर्स जो है, एक तरीके से रिलीजन है। अब उन रिलीजन के अंदर भी बहुत सारी कास्ट है, जैसे हमने देखा SC ST, है ना, और भी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ट्राइब्स हैं बहुत सारे। तो ऐसे कैसे काम चल पाएगा, इनके लिए तो अलग अलग फिर वोट होगा, भाई मुस्लिम से अलग वोट डालेंगे, यूरोपियन से अलग जगह वोट डालेंगे, इतने बड़े देश में ये कराना पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को मना कर दिया गया कि भाई रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन हम नहीं देंगे। जितने भी कांग्रेस लीडर थे उन्होंने मना कर दिया, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक तरीके से प्रॉपर क्या रहा, फेलियर रहा। गांधी एंड अम्बेडकर, अब महात्मा गांधी ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट को क्या किया, अपोज किया, बट अंबेडकर चाहते थे कि रिजर्वेशन मिले, सारी कांग्रेस इस चीज के खिलाफ थी। ठीक है, अंबेडकर चाहते थे कि जो SC डिप्रेस क्लास है, SC and ST, उनको रिजर्वेशन मिले। इसलिए आप देखोगे SC ST जो भी है वो जो भी का मतलब जो भी SC ST के अंदर आते हैं वो लोग ज्यादातर अंबेडकर की पूजा करते हैं, वो किसी भगवान को नहीं मानते। ठीक है, क्योंकि अंबेडकर जी कहते हैं कि हमें बुद्धिज्म को फॉलो करना चाहिए। वो थे हिंदू बट लेटर उन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, और इसीलिए उनके जितने भी फॉलोवर्स हैं, आप देखोगे ज्यादातर SC ST की जितनी भी कास्ट उसके अंदर आती है, वो अम्बेडकर जी को काफी ज्यादा मानते हैं, और उनकी फोटो आपको उनके घर में जरूर मिलेगी। तो बिकॉज ऑफ अम्बेडकर जी की जिद की वजह से ये पूरा रिजर्वेशन सिस्टम जो है क्रिएट हुआ। गांधी जी को पता था कि फ्यूचर में जाके इस रिजर्वेशन सिस्टम से बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, मेरिट के बेस पे जो है बच्चे को आगे परस्यू करना चाहिए, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन। अब हम आज के टाइम में देखते भी हैं कि कैसे नारे लग रहे हैं, CJP जब प्रोटेस्ट हुआ तब भी नारे लगे ब्राह्मणवाद की ये सब, बट क्या फायदा। अब हमारा देश इतना पिछड़ा नहीं रहा है, हम मानते हैं कि जो SC ST के साथ हुआ बहुत बुरा हुआ। ठीक है, कि वो मतलब आज भी हम गाँवों में जाते हैं तो अनटचेबिलिटी है, बट फायदा कौन उठा रहा है, क्या उन अनटचेबल्स को फायदा मिल रहा है उस चीज का, नहीं मिल रहा। फायदा उठा रहे हैं जो लोग मिडिल क्लास में हैं, जिनके पास पैसा ठीक ठाक है, सिर्फ SC ST रिजर्वेशन फेक खरीद खरीद के फायदा उठा रहे हैं जॉब्स का। रियल जो लोग बैकवर्ड है ना, वो आज भी फायदा नहीं उठा पा रहे, ना ही वो पुराने टाइम में लड़ पाए अपने लिए, ना ही वो अब लड़ पा रहे हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अगर मेरी बात से किसी को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो आई एम सो सॉरी फॉर इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फॉर दिस पीडीएफ ज्वाइन टेलीग्राम।